हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर की बुक्स हैं लीनियर अलजेब्रा और रिंग थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपकी दो बुक्स हैं। एक तो है रिंग थ्योरी और दूसरी है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिंग थ्योरी बुक, जिसके अंदर आपकी दो यूनिट्स हैं और दोनों के दोनों अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिंग थ्योरी का बेसिक सा बता देते हैं कि चीजें होती क्या है। तो रिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। रिंग थ्योरी क्या होती है? तो रिंग थ्योरी से पहले आपको रिंग के बारे में पता होना चाहिए कि रिंग क्या होती है। तो बेसिकली एक रिंग आपका एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो रिंग क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है एरिक समुच्चय। एरिक समुच्चय। ठीक है, एरिक समुच्चय का मतलब क्या है कि जो भी सेट आप ले रहे हो उसके वो खाली नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए होने चाहिए। जैसे मैं मान लूँ 0, 1, 2 एंड 3 एंड जब मैं जा रहे हैं किसी भी सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, तो वो जो सेट है वो बोल रहे हैं कि वो रिंग कब कहलाएगा, इस पर कुछ बाइनरी ऑपरेशंस लगने चाहिए। ठीक है, कोई भी सेट तो बहुत तरीके के होते हैं। नहीं यार, क्लियरिटी नहीं आ रही। आप देखो, मेरे को देखो, मैं इधर आता हूँ, आप देखो। तो कोई भी सेट है उसके अंदर आपको पता है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स किसी भी सेट के अंदर। तो इस तरीके के सेट होते हैं आपका कोई भी रियल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट यानी पूर्णांकों का सेट। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से जो सेट्स होते हैं वो सेट हैं वो रिंग कब कहला जाएंगे आपके, जब उस पर कुछ बाइनरी ऑपरेशंस लग जाएं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशंस लगने चाहिए उन पर, बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, इनको बोल देते हैं द्विआधारी संकीर्णियाएं। ठीक है, द्विआधारी संकीर्णियाएं आपकी चार टाइप की होती हैं, जो आपके चार साइन ही होते हैं, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इन द्विआधारी संकीर्णियों में से वो कौन से साइन है जो वो सेट डिफाइन कर जाए और वो सेट हमारा क्या कहला जाए, रिंग कहला जाए। तो वो दो द्विआधारी संकीर्णियां यानी बाइनरी ऑपरेशन हमारे होते हैं, एक तो प्लस और एक मल्टीप्लाई। वो बोल रहा है ये दो साइन अगर किसी भी सेट को डिफाइन कर दे तो वो जो सेट है हमारा वो हमारा कहलाएगा रिंग। तो डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? तो डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं डिफाइन कैसे करेगा। जैसे मैंने कोई सेट ले रखा है, सेट एस। ठीक है, सेट एस के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3 एंड 4। ये चार एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर ले लिए। ठीक है, तो चार एलिमेंट्स ले लिए। इन चारों एलिमेंट्स को चेक करके देखना है कि ये चारों एलिमेंट्स किसी रिंग के एलिमेंट हैं, यानी जो हमारा सेट है क्या वो एक रिंग है। तो आपको मैं जस्ट बता के गई कोई भी सेट है अगर उन दोनों ऑपरेशंस को डिफाइन कर दे तो वो एक रिंग है। तो इनमें से कोई दो एलिमेंट ऐसे उठाओ जिनसे आपके पास क्या बन जाए, एक रिंग बन जाए। तो मैंने एलिमेंट उठाए हैं इसके अंदर से 2। तो बोले 2 को आप 2 पर ऐड कर दो, 2 + 2। तो मैंने बोला कि प्लस और मल्टीप्लाई दो ही बाइनरी ऑपरेशन लगाने, तो मैंने दो एलिमेंट उठा लिए 2 + 2 और उसके बाइनरी ऑपरेशन मैंने कौन सा लगाया हुआ है? प्लस वाला। ठीक है, तो प्लस वाला बाइनरी ऑपरेशन लगा करके मेरे को क्या मिला? 4, क्योंकि 4 एलिमेंट उसी सेट एस में मिल रहा है। ठीक है, जो 4 एलिमेंट है मेरे को उसी सेट एस के अंदर मिल रहा है, इसका मतलब प्लस के लिए वो सेटिस्फाई है, प्लस के लिए वो सेट सेटिस्फाई है। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो वहीं अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तभी मेरे को 4 मिलना है और 4 उस सेट के अंदर डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो प्लस के लिए भी वो सेट एस एक रिंग है, गुणा के लिए भी वो सेट एस एक क्या है? रिंग है। तो इस तरीके से आपको बाइनरी ऑपरेशंस लगाने होते हैं। और इन दोनों कंडीशंस को वैसे देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी, या इसको बोल देते हैं अपन कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट के लिए क्या है? समवृत्त है। समवृत्त का मतलब होता है क्लोज्ड। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ये तो बेसिक सा मैंने बता दी कि किसी भी रिंग को चेक कैसे करना है। किसी भी रिंग को चेक करने के लिए आपको क्या करना है? कोई सेट लेना है जो कि गिवन भी हो सकता है।
गिवन होगा कि सेट ऑफ इंटीजर्स, या कई बार आपको एलिमेंट से गिवन होगा, जैसे मैंने इस तरीके से एग्जांपल लिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स पे आपको बाइनरी इक्वेशन लगा करके चेक करना है क्या वो चीज़ मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद क्या वो एलिमेंट जो हमें मिल रहा है वो सेट से डिफाइन हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसको अपन बोल देंगे कि वो सेट एस क्या है, हमारा रिंग है, या फिर बोल देंगे कि वो उसके लिए क्या है, क्लोज्ड है। तो ये हो गया रिंग में बेसिक सी चीज़ें। अब इसकी डेफिनेशन पे आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन पे चलते हैं इसकी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, माना एक एरिक समुच्चय, माना एक एरिक समुच्चय R है जो कुछ द्विआधारी संक्रियाएं संक्रियाओं के लिए परिभाषित है, और वो दो द्विआधारी संक्रियाएं आपको पता ही है, कुछ द्विआधारी संक्रियाओं के अंदर वो दो ही लेनी है, प्लस और मल्टीप्लाई वाली। तो वो बोले कि माना एक एरिक समुच्चय R है जो कुछ द्विआधारी संक्रियाओं के लिए परिभाषित है, तो वो जो समुच्चय R है आपका, जो समुच्चय R रिंग कहलाएगा। रिंग को डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं R प्लस और गुणा से, किसी भी रिंग को डिफाइन करते हैं R प्लस और गुणा से, तब समुच्चय R रिंग कहलाएगा अगर वह कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। कंडीशन को संतुष्ट करे। अब वो कंडीशन कौन कौन सी है, अभी तो जस्ट मैंने बेसिक बता के गई हूँ कि रिंग चेक करने के लिए सिर्फ दो चीजें चेक करनी होती है कि वो प्लस के लिए भी क्लोज होना चाहिए और गुणा के लिए भी क्लोज होना चाहिए। बट अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आपको स्पेसिफिकली डेफिनेशन लिखनी है रिंग की, तो वो कैसे लिखनी है कि सबसे पहले आपको एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, एरिक समुच्चय लेना है। वो सेट जो है कुछ द्विआधारी संक्रियाओं में परिभाषित होना चाहिए। उन द्विआधारी संक्रियाओं के लिए अगर वो सेट इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो जो सेट हमारा क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। अब इसकी कंडीशंस करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब कंडीशन देखो क्या होगी इसकी, इसकी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन को R लिख रही है, तो फर्स्ट कंडीशन को R। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, अब कंडीशंस है, कंडीशंस को हम शो करते हैं। तीन ही कंडीशन है बेसिकली, उन तीन कंडीशंस के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। तो आपको जब ये क्वेश्चन आ जाए रिंग का, आपको प्रूफ करना होगी कोई भी सेट है वो एक रिंग है, तो प्रूफ करने के लिए आपको हमेशा इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। और तीन कंडीशंस के अंदर कुछ पार्ट्स है वो बताने जा रही हूँ आपको। तो फर्स्ट कंडीशन को डिनोट कर रही हूँ मैं R1 से, सेकंड कंडीशन को डिनोट कर रही हूँ R2 से, और थर्ड कंडीशन को मैं डिनोट कर रही हूँ R3 से, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है इसको बोलते हैं कि वो जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर जो रिंग या कोई भी सेट आपको दे रखी है वो क्या होना चाहिए, एक अबेलियन होनी चाहिए। तो मैंने सेट को किससे डिनोट करा होगा, R से। तो कोई भी जो सेट है वो प्लस के लिए क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो आपको अबेली नाम मैंने आपने सुना होगा, अबेलियन, या हिंदी में इसको आबेली ग्रुप बोलते हैं, आबेली समूह होना चाहिए, ठीक है। अब अबेली होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, अबेली होने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अगले 3-4 पार्ट्स होते हैं, वो मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप R2 कंडीशन देख लो कि R2 कंडीशन क्या है। अब अबेली ग्रुप दो तरीके से होता है, ये तो प्लस के लिए अबेली होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन के लिए क्या कर रहे हैं अपन कि वो जो सेट आपको दे रखा है वो आपका गुणा के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, सेमी ग्रुप या सेमी अबेली होना चाहिए,
अब इसकी थर्ड कंडीशन है R3। R3 कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए? R3 कंडीशन है हमारी, R3 कंडीशन के अंदर नियम लगना चाहिए बंटनता का। ठीक है, जो कंडीशन है वो क्या लगनी चाहिए? बंटनता। बंटनता को बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो R1, R2, R3 तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है आपकी वो प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है वो गुणा के लिए अबेलियन होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है आपकी बंटनता। अगर कोई भी सेट आपको दे रखा है, वो सेट अगर R1, R2 और R3 तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो सेट है हमारा रिंग कहलाता है। अब R1, R2, R3 की आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो R1, R2, R3 के लिए हम प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। ठीक है, कि आगे इनको और कैसे डिफाइन करें और कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अबेलियन की भी हमें क्या पता कि अबेलियन क्या है, अबेलियन के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं सबसे पहले R1 के बारे में। ठीक है, R1 के अंदर अबेलियन ग्रुप को कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो R1 के अंदर अबेलियन की फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि अबेलियन होने के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? साहचर्यता होनी चाहिए। साहचर्यता। साहचर्यता को बोल देते हैं हम एसोसिएटिविटी। ठीक है, सबसे पहले होनी चाहिए साहचर्यता। अब साहचर्यता का साइन क्या होता है? साहचर्यता कहती है कि अगर कोई भी सेट R आपको दे रखा है, उसके कोई तीन एलिमेंट उठा लो, मैंने लिया A, B और C, कोई तीन एलिमेंट है जो सेट R से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सेट, इसको सेट ही बोल रही हूँ मैं, R को रिंग नहीं बोल रही, क्योंकि हमें क्या पता कि उसने सेटिस्फाई कर दिया है नहीं करा, तो मैं इसको सेट बोल रही हूँ। कोई भी सेट, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बोला था कि एक एरिक समुच्चय R लो, इसका मतलब सेट R लो, तो उसी सेट के मैं एलिमेंट ले रही हूँ A, B, C, वो सेट R से बिलोंग कर रहे हैं। अब इनमें मेरे को एसोसिएटिविटी लगानी है, तो वो बोल रहे हैं कि एसोसिएटिविटी का मतलब होता है, अब आपको याद होगा कि जस्ट पहले बताई गई कि अबेलियन ग्रुप प्लस के लिए अबेलियन होना चाहिए। R1 क्या कहती है? वो प्लस के लिए अबेलियन होना चाहिए, तो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज लगेगी सारी प्लस के लिए लगेगी। ठीक है, तो A प्लस B प्लस C इक्वल में क्या होना चाहिए? A प्लस B प्लस C होना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले B प्लस C को ऐड करके उसको A में ऐड करेंगे, फिर A प्लस B को ऐड करके C में ऐड करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एसोसिएटिविटी उस पर लग रही है। जैसे मैंने एलिमेंट A, B, C की जगह पर अगर मैं ले लेती 2, 3 and 4, ये तीन एलिमेंट है जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों एलिमेंट में मैं साहचर्यता लगाने जा रही हूँ, तो मैं लिखूंगी 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल में 2 प्लस 3 प्लस 4। तो पहले 3 और 4 को ऐड करूंगी मैं, और इधर सबसे पहले 5 को ऐड करूंगी। तो जैसे मर्जी कर लो, आंसर तो सेम आना है। इसका मतलब क्या है कि इस पे एसोसिएटिविटी या साहचर्यता लग रही है। ठीक है, अब इसकी सेकंड आती है, अब इसी की सेकंड आती है प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता को कम्यूटेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, क्रम विनिमयता को कम्यूटेटिव भी बोलते हैं। क्रम विनिमयता की कंडीशन क्या होती है? इसमें कोई दो एलिमेंट उठाने होते हैं A और B, वो किसी भी सेट R से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो प्लस के लिए ही कर रहे हैं, तो प्लस के लिए क्या होना चाहिए? क्रम विनिमय होना चाहिए कि A और B प्लस B ऐड करो या B प्लस A ऐड करो, आंसर सेम आना है। जैसे मैंने 2 और 3 एलिमेंट लिए तो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर 5 ही आना है। तो प्लस के लिए क्या है? क्रम विनिमय है। अब इसकी थर्ड कंडीशन आती है, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक। ठीक है, इसको बोलते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा पहले भी। योज्य तत्समक मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब अगर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि प्लस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होती है और गुणा के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है, और आइडेंटिटी को हमेशा E से शो करते
उस आइडेंटिटी को ऐड कर देते हो, क्योंकि प्लस के लिए करने जा रहे हैं, तो आइडेंटिटी को ऐड करोगे वापस से वही एलिमेंट मिल रहा है। और अगर ए बिलोंग्स टू आर था और आइडेंटिटी लगाने के बाद भी हमें ए ही मिल रहा है जो आर से ही बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो योजित तत्समक उस कंडीशन के लिए दिखाई। ठीक है, थर्ड, अब एक लास्ट कंडीशन और आ रही है इसकी, जो है आपकी फोर्थ नंबर कंडीशन। ठीक है, फोर्थ कंडीशन को बोलते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और इसको बोल देते हैं इनवर्स आइडेंटिटी। ठीक है, इसको बोल देते हैं हिंदी में प्रतिलोम तत्समक। ठीक है, प्रतिलोम तत्समक। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा। अगर प्लस के लिए कर रहे हो तो प्लस का ऐसे प्लस वाले एलिमेंट के अंदर ऐसी कौन सी चीज अपने ऐड करें कि उन दोनों का आंसर क्या आ जाए, 0। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने 2 ले लिया, 2 के अंदर मैं क्या जोड़ूंगी, मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 0। तो माइनस का 2 भी जोड़ूंगी ना, तो माइनस का 2 जोड़ने के बाद मेरे पास 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 का प्रतिलोम कौन है, -2। इसी तरीके से 3 का प्रतिलोम कौन है, -3। तो प्लस के लिए प्रतिलोम निकालना होगा जब आपको, तो आपको माइनस में जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, पहले देखें कि कोई भी ए एलिमेंट है वो अगर आर से बिलोंग कर रहा है, सेट से ही बिलोंग कर रहा है, अगर उसी सेट के अंदर -a ले लूं इक्वल टू 0, यानी -a जो है वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए। अगर 2 सेट के अंदर आ रहा है तो -2 भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए। अगर है तब तो वो प्रतिलोम इनवर्स के लिए r प्लस आइडेंटिटी, जो r प्लस कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर उस सेट के अंदर माइनस कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब उसमें उसकी आइडेंटिटी या उसका तत्समक विद्यमान नहीं है। अगर विद्यमान नहीं है, इसका मतलब वो सेट जो है वो रिंग ही नहीं होगा, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर उल्टी प्रूफ होती है, इसका मतलब वो रिंग नहीं होगी हमारी। तो यहाँ पे 0 है, तो 0 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r से ही बिलोंग करना चाहिए, यानी उसमें उसका प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो ये होगी हमारी 4 कंडीशंस। अब ये 4 कंडीशंस शुरू वाली जो मैंने R1 R2 R3 लिखवाई थी, R1 R2 और R3 कंडीशंस लिखवाई थी, कोई भी सेट R लिया था, एक एरिस नीचे R था जिस पर मैंने कुछ द्विधारी संक्रियाएं लगाई थी। ठीक है, और द्विधारी संक्रिया भी बता चुकी हूँ कि हमेशा 2 ही लगानी है, गुणा वाली और प्लस वाली। तो वो बोल रहे हैं गुणा और प्लस वाली अगर उसमें मैंने संक्रियाएं लगा दी उस सेट पे, तब वो रिंग क्या रहेगा, कब, जब वो इन 3 कंडीशंस को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट कंडीशन है कि कोई भी रिंग है वो प्लस के लिए अबेलियन होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि गुणा के लिए सेमी अबेलियन होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए, यानी बंटनता लगनी चाहिए, जिसमें से मैं आपको R1 करवा चुकी हूँ। ठीक है, R1 के अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती है, एक तो साहचर्यता, ठीक है, करवा चुकी, एक तो साहचर्यता, दूसरी क्रम विनिमयता, तीसरी योजित तत्समक और चौथी है प्रतिलोम तत्समक। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि चारों प्रॉपर्टीज की होती है। ठीक है, अब आता है इसका जो आपकी मैंने R1 करवा दी ना मैंने अभी, तो अभी क्या करने जा रहे हैं, R2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका R2 क्या है, कि R2 के अंदर भी क्या क्या कंडीशंस लगनी चाहिए। तो R2 के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो वो कौन सी है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं R2 के लिए। ठीक है, अब R2 क्या होना चाहिए, अभी जस्ट बता के गई हूँ कि वो गुणा के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, गुणा के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप या सेमी अबेलियन भी बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और गुणा के लिए सेमी अबेलियन होने के लिए गुणा के लिए साहचर्यता होनी चाहिए। R1 में हम प्लस के लिए करें तो प्लस के लिए साहचर्या थी, अब हमें गुणा के लिए चेक करना था, तो गुणा के लिए साहचर्यता होनी चाहिए। तो मैंने कोई 3 एलिमेंट उठाए, इसमें से A, B एंड C। ठीक है, वो उस नॉन एम्प्टी सेट R से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो मैं साहचर्यता लगाने तो कैसे लगाऊंगी, जहां प्लस था वहां गुणा कर दो, A क्रॉस B क्रॉस C। A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल में होना चाहिए A क्रॉस B क्रॉस C। ये होना चाहिए आपके पास कि ये प्रॉपर्टीज अगर लग रही है तो गुणा के लिए सेमी ग्रुप है, बस एक ही इसके अंदर सेटिस्फाई करवानी है और कोई तीसरी कंडीशन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब गुणा के लिए भी सेम कंडीशन है, अगर मैंने वही एलिमेंट 2, 3 और 4 है वो सेट R से ले लिए। ठीक है, अब इसमें लगा दो 2 × 3 × 4 इक्वल में 2 × 3 × 4। किसी भी तरीके से करके देखो आंसर सेम आना है, 2 × 12 6 × 4 आंसर सेम आना है 24।
इसका मतलब ये गुणा के लिए क्या है, सहचारी है। ठीक है, तो इस तरीके से चेक करना है आपको। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो चुकी है कि गुणा के लिए सेमी होना चाहिए, सेमी अबेलियन होना चाहिए। तो ये गुणा के लिए सेमी अबेलियन हो गया। ठीक है, अब आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, R3। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने अभी जस्ट लिखाई तुमको पीछे। क्या होना चाहिए, बंटनता होनी चाहिए उसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगना चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसमें क्या लगनी चाहिए, बंटनता लगनी चाहिए। बंटनता जैसे मैंने कोई 3 एलिमेंट उठा लिए, A, B एंड C है, वो किसी सेट R से अगर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इसमें बंटनता का रूल लगाओ। तो बंटनता क्या कहती है, बंटनता के अंदर जैसे R1 करा, R1 के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्लस की थी, फिर हमने सेमी ग्रुप करा, इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ गुणा में चलती है। और अब बंटनता एक ऐसी कंडीशन है जो प्लस और गुणा दोनों में चलती है, कंबाइंड रूप से चलती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब A मल्टीप्लाई B प्लस C लेना है। तो वो बोलेंगे जब A मल्टीप्लाई B प्लस C लेते हो तो इक्वल के अंदर A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C होता है। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से ले लो। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे लोगे कि B प्लस C को पहले रख लो और मल्टीप्लाई कर दो A, तो भी क्या आना है, यही आना है, B मल्टीप्लाई A प्लस C मल्टीप्लाई। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या है, बंटनता की है। तो 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा चुकी हूँ, R1, R2 और R3। R1 के अंदर मैंने आपको बताया कि वो प्लस के लिए अबेलियन होना चाहिए, R2 के लिए मैंने करवाया कि क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए, R3 के लिए बंटनता होनी चाहिए। अब इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और R1 प्रॉपर्टी है उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं, R2 करवाई उसके अंदर सिर्फ 1 प्रॉपर्टी है, और R3 है इसके अंदर सिर्फ 2 ही। वैसे तो एक ही बंटनता को 2 तरीके से शो कर देते हैं, किस तरीके से आपको प्रूफ करवाना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो जो सेट हमारा जो स्टार्ट में हमने लिया था, कोई भी सेट एस नॉन एम्प्टी सेट है, वो सेट हमारा क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि किसी भी सेट को रिंग प्रूफ करने के लिए उस पर कौन कौन सी कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। तो जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्वेश्चन मेरे को दे रखा है कोई भी रिंग है। ठीक है, और रिंग है और रिंग दे रखी है हमें Z3। Z का मतलब आपको पता है इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 0, 1 एंड 2। ठीक है, और इस पर बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस और गुणा। ठीक है, अब इसके देखो साथ में लिखा हुआ प्लस का 3 और गुणा में पैरों में 3। हमेशा ये सेम ही रहते हैं, अगर प्लस के नीचे 3 है तो गुणा में भी 3 ही आएगा। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये एक रिंग है। तो हमें कोई सेट दे रखा है, यहाँ चलो रिंग से बेटर आप सेट लिखो। ठीक है, इसकी जगह पर आप क्या लिख लो, एक सेट दे रखा है Z3। अब देखो, अब अगर सिर्फ Z दिया होता तो वो होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय। अगर सिर्फ Z दिया होता तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता है, क्योंकि पैरों में से कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, पूरा का पूरा सेट है। और तुमको पता है एक सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें दे रखा है Z3, Z के पैरों में 3 है, इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 0, 1 एंड 2। 3 एलिमेंट है और उसमें संकीर्णें प्लस और गुणा वाली ही लगती हैं। ठीक है, तो प्लस और गुणा वाली संकीर्णें नहीं रखी, उसके पैरों में 3 लगा रखा। इसका क्या मतलब है, इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। इंग्लिश में भी मॉड्यूल्स और हिंदी में भी मॉड्यूल्स ही बोलते हैं इनको, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। अब इन मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, इन मॉड्यूल्स का मतलब मैं आपको क्वेश्चन में क्लियर कर देती हूँ। अब इसको क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन से पहले जब इस तरीके क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है प्लस और गुणा के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस के लिए टेबल बनाते हैं। ठीक है, जब प्लस के लिए टेबल बनाएंगे हम, तो यहाँ पर तो एलिमेंट सेट वाले एलिमेंट लिखते हैं 0, 1 एंड 2। यहाँ भी सेम एलिमेंट 0, 1 एंड 2 ये एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, अब बनाने कैसे टेबल, अब देखो प्लस के लिए कर रहे हैं, प्लस के बारे में क्या है, 3 है। तो 3 मॉड्यूल के लिए आपको एक टेबल बनानी है। तो 3 मॉड्यूल के लिए करने के लिए ऐड सेम करना, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0
ठीक है, मॉड्यूल से डिवाइड करेंगे 3 वन जा 3 और नीचे रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। तो हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो भी इसका रिमाइंडर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ना लिख करके क्या करना है, इसका रिमाइंडर लिखना है और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0। तो ये मतलब होता है मॉड्यूल का। वहाँ पर अगर मॉड्यूल कुछ भी दिया जाए इससे डिवाइड कर देना होता है कब, जब प्लस करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू अगर मॉड्यूल के बराबर आ रही है या मॉड्यूल से बड़ी आ रही है। ठीक है, अब देखो ऐड कर रहे हैं 2 और 0 2 2 और 1 फिर से 3, तो 3 में डिवाइड करने के तो मॉड्यूल रिमाइंडर 0 आएगा। अब देखो 2 और 2 4 होते, तो हम ये 4 आ रही है इसका मतलब मॉड्यूल से बड़ी है, तो हम इसमें 4 नहीं लिखेंगे, 4 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे उसके मॉड्यूल से, तो 3 वन जा 3, नीचे रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 ना लिख के क्या करेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये है प्लस के लिए आपकी टेबल। ठीक है, आपको पहले ये प्लस 3 यहाँ पे मॉड्यूल लिखना है। ठीक है, मॉड्यूल लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट 0 1 एंड 2, नीचे भी 0 1 एंड 2 सेम एलिमेंट, फिर इनको ऐड करते जाना है और ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ऐड करने में ये देखना है कि ऐड करते करते वैल्यू ना तो मॉड्यूल के बराबर आनी चाहिए ना मॉड्यूल से बड़ी आनी चाहिए। अगर इस तरीके की वैल्यूज आ रही हैं तो उस वैल्यू का मॉड्यूल से डिवाइड करके नीचे जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचता है वो शेषफल ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये टेबल होगी आपकी प्लस की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसकी मल्टीप्लाई वाली टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई 3 का। ठीक है, टेबल बनाते हैं, एलिमेंट एग्जिस्ट करवाते हैं 0 1 एंड 2, यहाँ भी 0 1 एंड 2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, वहाँ पर हमें प्लस था तो हमने प्लस कर, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आना है, 0 को से करेंगे तो भी 0 आना है, तो यहाँ भी 0 आना है, यहाँ 0 आना है, 1 1 जा 1 2 1 जा 2। ठीक है, 2 ये हो जाएगा और ये 2। अब यहाँ पर देखो अगर 2 2 जा 4, अब यहाँ पर 4 आ रहा, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 मॉड्यूल से बड़ा है, तो 4 में 3 का डिवाइड कर देंगे और नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 1। तो ये देखो, तो अब देखो टेबल देखने से ही आपको कंफर्म हो रहा है कि ये एक रिंग है। रिंग क्या कहती है कि किसी भी एलिमेंट्स पे वो दोनों ऑपरेशंस लगा दो आप, प्लस और गुणा। ऑपरेशंस लगाने के बाद जो भी एलिमेंट्स आपके पास आते हैं सारे के सारे एलिमेंट उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। तो देख लो आ रहे हैं सेट के अंदर 0 1 2 एलिमेंट, 2 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं था, तो हमारे पास अंदर जो भी एलिमेंट आए वो भी सारे 0 1 एंड 2 करके ही आए हैं। 2 से बड़ा कोई भी एलिमेंट 3 भी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ भी 0 1 एंड 2, तो देखने से पता चल रहा है कि जो भी सेट आपको दे रखा है वो एक रिंग है। ठीक है, फिर भी हमें लिखना पड़ता है, करना पड़ता है उसके अंदर कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले हमारी R1 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, R1 प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो प्लस के लिए बिलियन होना चाहिए, तो प्लस के लिए बिलियन के लिए 7 चरित्र लगती है सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, अब प्लस के लिए 7 चरित्र लगती है। अब 7 चरित्र के लिए आप क्या करोगे, जैसे पहले मैं करने जा रही हूँ R1 की पहली प्रॉपर्टी है 7 चरित्र। 7 चरित्र के लिए कोई 3 एलिमेंट उठाने होते हैं और 3 ही हमें दे रखे हैं। अब तीनों में इनमें से कोई भी 3 एलिमेंट उठा के उस पर लगा दो प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स प्लस के हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स प्लस के हैं, तो चाहे आप A प्लस B प्लस C कर दो, चाहे A प्लस सॉरी जैसे मैंने ले लेती हूँ 0 1 एंड 2 एलिमेंट जो उसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, सेट Z ले रखा उसने Z3 से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें मेरे को 7 चरित्र लगा रहे हैं। ठीक है, तो 7 चरित्र लग जाएगी, 0 1 प्लस 2 कर दूँ या 0 प्लस 1 प्लस 2 कर दूँ। ठीक है, आंसर क्या है, सेम ही आना है, 0 प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। लगे 7 चरित्र। सेकंड होती है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के लिए वैसे तो आप चेक भी कर सकते हो कि जैसे 1 और 2 रिंग से ही इसी सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 प्लस 2 कर दो या 2 प्लस 1 कर दो, आंसर 3 ही आना है। ऐसे भी चेक कर सकते हो, या फिर एक सीधा सा तरीका बताते तुम लोगों को, टेबल्स में देख लिया वो कि टेबल्स के अंदर देखो यहाँ पर ये देखो लाइन ऐसे जा रही है 0 1 एंड 2, ये और ये नीचे भी 0 1 एंड 2, फिर ये 2 और 0, ये नीचे 2 और 0, ये चीज़ है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपके पास बन रही है तो वो क्या होता है, जीरो वन और 2 यानी 0 से 1 1 में 2 में जा रही है, और इसी तरीके से नीचे जाएगी तो वो भी 0 से 1 1 से 2 में जा रही है, ये
0 जा रही है, फिर यहाँ नीचे देखें तो भी 2 से 0 जा रही है और यहाँ पे 1 है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस तरीके से गुणा में देख लो, ये भी 0 0 0 और ये नीचे भी इधर भी 0 0 0, ठीक है, और ये 1 से 2 और ये नीचे भी जाएंगे तो 1 से 2। इसका मतलब ये करामिनी में ऐसे चेक करके देख सकते हैं अगर आपको ये चीज़ नीचे उसकी प्रॉपर्टी नहीं लगानी है। इस तरीके से आप चेक करके भी देख सकते हो कि क्या वो करामिनी में है या नहीं है, तो करामिनी में ऐसे भी चेक कर सकते हो, वरना मैंने टेबल से आपको बता दिया, टेबल से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कर्मनियमितता होगी। अब इसकी थर्ड कंडीशन क्या होती है हमारी, इसमें इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब दो टेबल है, एक प्लस के लिए एक गुणा के लिए, तो प्लस के लिए चेक करेंगे, प्लस के लिए आइडेंटिटी मैंने आपको जस्ट पहले बता के गई हूँ, प्लस के लिए आइडेंटिटी होती है 0 और गुणा के लिए आइडेंटिटी क्या होती है 1। तो इस तरीके से चेक करने के लिए दो भी मैं आपको टेबल में भी बता देती हूँ कि टेबल में कैसे देखते हैं। अब देखो टेबल के अंदर जो आपकी टेबल बनी है उसके अंदर ऐसी कौन सी इसके अंदर लाइन है जो उस एलिमेंट्स को रिपीट कर रही है। एलिमेंट्स हमारे 0 1 एंड 2 है, तो ऐसी कौन सी रो है हमारी, ऐसी कौन सी रो है, पंक्ति है जो उस एलिमेंट्स को रिपीट कर रही है। तो हमारी फर्स्ट पंक्ति है, ऊपर 0 1 एंड 2 था, 0 1 एंड 2 था, 0 1 एंड 2 किसमें आ रहा है, सिर्फ पहली पंक्ति के अंदर ही आ रहा है, यानी इस पंक्ति के अंदर आ रहा है। अब जिस पंक्ति के अंदर आ रहा होता है वो पंक्ति किसकी है, 0 की है, तो 0 हमारा यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी हम लिख देंगे कि इसका योजकात्मक विद्यमान है, डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका जो योजकात्मक है वो विद्यमान है। तो योजकात्मक क्या है इसका, E 0 है तो E बराबर 0, ठीक है। अब आती है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ होती है इसका इनवर्स। अब इनवर्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस के लिए तो सिर्फ प्लस में देख रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसका इनवर्स चेक करते हैं, तो इनवर्स कैसे चेक करना है इसका, कि उसके अंदर उसका नेगेटिव विद्यमान होना चाहिए, और वो इनवर्स नेगेटिव या अगर गुणा हमारे पास दे रखा है तो गुणा के लिए हम उसका, जैसे प्लस के लिए मैंने बताया कि वो माइनस में होता है, और अगर गुणा के लिए चेक करें जब इसका फोर्थ क्या होना चाहिए, इसमें इसका इनवर्स विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें इसका इनवर्स कैसे विद्यमान होगा, तो इसका भी सिंपल सा तरीका है, गुणा में चले जाओ। अब गुणा वाली लाइन में देखो कि कहाँ पर ये एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, फर्स्ट में नहीं हो रहे, 0 0 0 किसमें हो रहे हैं, सेकंड में हो रहे हैं, 0 1 एंड 2। तो यानी ये वाली जो लाइन है ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी, और इस वाली लाइन में उसका मान क्या है 1। तो फोर्थ के लिए कर देंगे, इसका जो योज्य प्रतिलोम है या इसका प्रतिलोम डायरेक्ट लिख देंगे, तो इसका प्रतिलोम विद्यमान है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। और इसको बोल देंगे कि इसके लिए इसका E क्या है 1। तो ये होगी 4 कंडीशन प्लस के लिए, और बस ये चारों ही आपको चेक करके दिखानी होती है बेसिकली, और बाकी जो आपके R2 और R3 है वो तो डायरेक्ट बतानी होती है कि अगर ये प्लस के लिए साथ जारी है तो ऑब्वियस सी बात है गुणा के लिए भी साथ जारी होगा। अगर मैं यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 कर दूँ और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो वो आंसर सेम आना है। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी लग रही है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी बंटनता होती है, तो बंटनता में भी सेम काम करना है, यानी इस तरीके से कंडीशन वही 3 एलिमेंट उठा के इस पर कंडीशन लगा दो, तो कंडीशन लगा देंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। इसका मतलब जो हमारा Z3 है वो क्या है, रिंग है। क्लियर? क्या रिंग के लिए आपको पहले सबसे पहले क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल आपको डायरेक्ट नहीं बना देनी है, उसके मॉड्यूल देखने हैं कि मॉड्यूल के पैरों में क्या दे रखा है, जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के हिसाब से आपको टेबल बनानी है। टेबल के अंदर जो आप प्लस कर रहे हैं तो वैल्यू ना तो मॉड्यूल के बराबर आनी चाहिए ना मॉड्यूल से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आ रही है उस केस में आप क्या कर दो, उस वैल्यू को उसके मॉड्यूल से डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर वहाँ पर जो उसका रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर आपको उस टेबल के अंदर लिखना है, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपको फिर उसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाना, R1 R2 एंड R3। R1 प्रॉपर्टी आपकी प्लस के लिए अवेली, प्लस के लिए अवेली साथ चले तो कोई भी 3 एलिमेंट उठा के साथ चलता लगा दो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको आइडेंटिटी बता दी कि कैसे चेक करते हैं, एलिमेंट जिसमें रिपीट कर रहे हो वो उसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और कर्म एलिमेंट बता दी मैंने कि सेम एलिमेंट 0 1 2 ऊपर जा रहा है तो नीचे भी 0 1 2 2 0 तो 2 0। इस तरीके से हम कर्म एलिमेंट चेक कर लेते हैं। प्रतिलोम बता दिया मैंने कि मल्टीप्लाई के अंदर जहाँ भी रिपीट हो रही है वो उसका प्रतिलोम के लिए तत्समक होता है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस होगी, ये एक रिंग है। तो ये एक रिंग है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन
नहीं, आप इसको देखो समझो, रिंग से क्वेश्चन अगर